Hello everyone and welcome to my channel Edu Imagica, the Medical Mystery Education Hub. From today onwards, we are beginning a new video series for the NEET UG aspirants as well as for the board students. In these videos, we will study the chapters from the NCERT line by line and we will try to understand what does it exactly mean. And we will also add some extra points for extra questions. And once the chapter has been done, we will solve the previous year questions from both the competitive exams as well as from the board exams, so that the students who are preparing for boards and NEET both gets the profit. It's a request to all of you that if you are new to our channel and if you haven't subscribed us yet, then please do hit the subscribe button below and click on the bell to turn on the notification for future updates. As I am getting a lot of requests from the students to explain in Hindi also, so from today onwards I'll try to explain in Hindi as well. तो आज हम जो यूनिट शुरू करने वाले हैं उस यूनिट का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और जो पहला चैप्टर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हेडिंग के अंदर ये टर्म आ रहा है ब्रीदिंग, इसका क्या मतलब होता है तो इसको समझते हैं पहले। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर मैकेनिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? मैकेनिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या हो? फिजिकल फोर्स इंक्लूड हो। और ये फिजिकल फोर्स ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होती है? ये फिजिकल फोर्स ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है मसल फोर्स। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या है? इसका काम है इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर लेना, उसको लंग्स तक पहुंचाना, और लंग्स से क्या करना? जो हार्मफुल गैस है उसको क्या करना? रिलीज। फ्रेश एयर के रूप में हमने ली कार्बन डाइऑक्साइड, हमने रिलीज क्या करा? ऑक्सीजन, और हमने रिलीज क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात समझिए। अगर अब हमें एक डेफिनेशन कोई फॉर्मुलेट करने को बोले ब्रीदिंग की, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस इन विच fresh air is sent to the lungs while removing the carbon dioxide from the body by using the muscle force। ठीक है। अब यहीं पे एक और टर्म आता है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। ब्रीदिंग के साथ एक टर्म और आता है इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो टर्म है रेस्पिरेशन। यहाँ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये रेस्पिरेशन और ये ब्रीदिंग सेम चीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? अब यहीं पे समझिए। ब्रीदिंग क्या बताया मैंने आपको? ब्रीदिंग एक क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस है, वेयर एज ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एक है बायोकेमिकल प्रोसेस। ये बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि सेलुलर लेवल पे होता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब वहीं रेस्पिरेशन का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन का काम होता है एनर्जी फॉर्मेशन का। क्या काम है रेस्पिरेशन का? एनर्जी फॉर्मेशन का। तो अगर मैं एक डेफिनेशन बताऊं आपको रेस्पिरेशन की, तो respiration is a cellular process in which simple organic compound like glucose are oxidized in order to liberate chemical energy in the form of ATP। तो मैंने बताया आपको कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम इसको एक रिएक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट ग्लूकोज प्लस 6 molecules of oxygen gives 6 molecules of carbon dioxide alongside 6 molecules of water with 1 molecule of ATP। ATP क्या है? ATP है केमिकल एनर्जी, जिसको हम बोल सकते हैं एनर्जी सिंपली। ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या हो गया? रिएक्टेंट,
और ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट, और इसको बोल सकते हैं हम प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हमने अभी कौन कौन से दो वर्ड पढ़े, हमने पढ़ा ब्रीदिंग और हमने पढ़ा रेस्पिरेशन। अब हम समझते हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों जरूरी है हमारे लिए और उसका क्या रोल होता है ह्यूमन बॉडी पे। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, वो सब इस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। कौन सा प्रोसेस? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू। इसमें क्या होता है कि आप इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करके एनर्जी फॉर्म करके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको रिलीज कर देते हैं आप। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, हमने ऑक्सीजन को इनहेल करा और हमने क्या कर दिया, टॉक्सिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों जरूरी है हमारे लिए? अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसलिए जरूरी, अगर हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, सोचिए अगर हमने ऑक्सीजन ली, हम लेते गए, हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। अब जब हमने एनर्जी प्रोड्यूस करी तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, टॉक्सिक इन नेचर होता है। तो इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो क्या करेगी, टिश्यू को किल करना शुरू कर देगी। बॉडी टिश्यू को क्या करना शुरू कर देगी, किल करना शुरू कर देगी। अब जब बॉडी टिश्यू किल करेगी ये, तो अल्टीमेटली क्या कर देगी ये, टॉक्सिसिटी। अब जब टॉक्सिसिटी कर देगी तो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ। ठीक है, अब इसको आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि सपोज करिए आपका घर में कोई सामान आते हैं, आप बाजार जाते हैं, घर में सामान लाते हैं, खाना बनता है, तो उसके बाद कूड़े के रूप में आपका वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहा है घर के अंदर। अगर मैं वो कूड़ा फेंकू ही नहीं, जैसे जो भी आपके घर कूड़ा लेने वाला आता है उसको अगर मैं नहीं दूं, या मैं उसको घर से बाहर नहीं फेंकूं कूड़े को, मैं उसको घर में इकट्ठा करे जाऊं करे जाऊं करे जाऊं करे जाऊं करे जाऊं। अब जब मैं उसको घर में इकट्ठा करे जाऊंगा तो घर में क्या हो जाएगा, टॉक्सिक नेचर प्रोड्यूस हो जाएगा। और टॉक्सिक नेचर प्रोड्यूस हो जाएगा, अब जब टॉक्सिक नेचर प्रोड्यूस हो जाएगा तो वहां रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो वही चीज किसके साथ है, ह्यूमन बॉडी के साथ। इसलिए क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जरूरी होता है हमारे लिए। अब हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में ये एनसीईआरटी क्या कह रही है हमको। एनसीईआरटी ने लिखा है, एज यू हैव रेड अर्लियर, ये एनसीईआरटी की बहुत पुरानी आदत है कि आप पहले पढ़ चुके हैं और हमें ही नहीं पता हमने कहाँ पढ़ा है वो चीज़। इतने ध्यान से पढ़ा होता तो यहाँ थोड़ी होते ना भाई। तो चलिए अब ध्यान देते हैं इस चीज़ पे कि एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड टू डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। ये रिएक्शन मैंने आपको ऊपर लिख के बता दी कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर और क्या दे देता है हमको, एटीपी, एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। तो इस लाइन का वही मतलब है। और जो एनर्जी होती है ये वेरियस एक्टिविटीज करवाती है बॉडी के अंदर। वेरियस एक्टिविटीज बोल सकते हैं इसको, सारी एक्टिविटीज करवाती है एनर्जी के, एनर्जी, बिना एनर्जी के कुछ भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे ये लाइन। अब पढ़ते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग दी अबव कैटाबॉलिक प्रोसेस। हमने देख लिया कि हमें प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी। It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cell and carbon dioxide produced by the cell have to be released out। कुछ मतलब नहीं है, खाली इंग्लिश बोल रहा है कि ऑक्सीजन को 24 घंटे हमको लेना पड़ता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमें बाहर फेंकना पड़ता है। ये चीज मैं आपको प्रोसेस पहले ही एक्सप्लेन कर चुका। This process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के अंदर मैं आपको पहले ही डिफरेंस बता चुका हूं ऊपर। अगर आपको उसको नोट करना है तो बैक आके पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी कह रही है कि प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, you know that it is due to breathing। How do we breathe?
The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following section. तो बोल लिया ये जो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का, इसके बारे में आप आगे चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेगमेंट है हमारा, वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोल रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बोल रही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी कह रही है कि जितने भी अलग अलग तरीके के जानवर हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने हैबिटेट की वजह से और अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, कि वो कहाँ रहते हैं और उनका लेवल कितना ऑर्गेनाइज्ड है, वो कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं या कितने हाईली डेवलप्ड है, उसके बेस पे जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का या एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, उसके लिए आपको अलग अलग ऑर्गन्स मिल सकते हैं या अलग अलग तरीके से वो रेस्पायर कर सकता है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्ज, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो यहाँ एनसीईआरटी कह रही है कि जो स्पॉन्ज होते हैं, सीलेंट्रेट होते हैं और जो फ्लैटवर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। किसका एक्सचेंज करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। स्पॉन्ज, सीलेंट्रेट और फ्लैटवर्म एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आई। इसके बाद एनसीईआरटी कह रही है जो अर्थवर्म है वो किसके थ्रू करते हैं? वो क्यूटिकल के थ्रू करते हैं, मॉइस्ट स्किन भी बोल सकते हैं इसको। इंसेक्ट्स किसके थ्रू करते हैं? उनके पास एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, कि उसके बाद एनसीईआरटी कह रही है जो गिल्स हैं, वो गिल्स को एनसीईआरटी क्या कर रही है? स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी बोल रही है स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस, whereas vascularized bag called lungs are used by terrestrial form of mammals for exchange of gases. Among vertebrates, fishes use gills while reptiles, birds, mammals respire through lungs. Amphibians like frogs can respire through their moist skin also. ठीक है। अब इसमें फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक क्या है? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, तो उसके पास लंग्स भी होती है। लेकिन यहाँ पे ये कह रही है एनसीईआरटी कि जो फ्रॉग्स है वो पानी के अंदर भी चले जाता है। आप सबको पता है वो पानी के अंदर भी रहता है, तो वहां पे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करता है? तो वहां पे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है मॉइस्ट स्किन के थ्रू। किसके थ्रू करता है? मॉइस्ट स्किन के थ्रू। तो अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स और ऐड करवा देता हूँ, जो कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स, एम्स में पूछा गया है या किसी स्टेट पीएमटीज में पूछा गया है। ऐसा कुछ होता नहीं है अब स्टेट पीएमटीज वगैरह, एम्स वगैरह का अब कॉमन एग्जाम हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे एनिमल किंगडम के अंडर पूछ सकता है ये सब। तो अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, किसकी बात कर रहा हूं मैं? रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो इसके अंदर मैं एग्जांपल लिख सकता हूं प्रोटोजोआ, सीलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, टीनोफोरा। आप इसके 4 एग्जांपल याद करिए। और वहीं अगर मैं बात करूं मॉइस्ट सरफेस का, उसके अंदर आप याद कर सकते हैं फ्रॉग, अर्थवॉर्म और एनालिडा। ठीक है, ये हो गए। अब मैं आपको लिखवा देता हूं एग्जांपल्स किसके? गिल्स के।
गिल्स के लिए आप लिख सकते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, हेमिकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये एग्जांपल्स अगर आपसे याद हो ना हो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये बाय हार्ट याद होने चाहिए। अगर कोई नींद में भी उठा के पूछ ले तब भी आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब एनसीईआरटी कह रही है कि वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग अबव द अपर लिप. It leads to a nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into nasopharynx, which is a portion of pharynx, the common passage for food and air. तो यहाँ पे पहले ये लाइन समझने से पहले आपको मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। बेसिकली वो आपको याद भी करने में हेल्प करेगा। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एंटीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू क्या होता है, जैसे आप सामने से किसी को देख रहे हैं और आपको उसका कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसकी बात कर रहे हैं पहले। अगर हम एंटीरियर व्यू में बात करते हैं नाक की, तो आपको क्या क्या दिखता है, आपको दिखते हैं दो ओपनिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग को नॉस्ट्रिल्स। और यहाँ क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। अब जो ये हेयर्स होते हैं इनका रोल क्या होता है, ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ताकि वो लंग्स में ना पहुंचे और हमारी बॉडी को कुछ डैमेज ना करें। अब जो ये स्पेस है, इन नॉस्ट्रल्स के अंदर जो स्पेस है, जिसमें कई बार आप उंगली डाल देते हैं तो ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं नेजल वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये हमने पढ़ा एंटीरियर व्यू नोज का। अभी इसको ऐसी रखिए, अभी इसको समझिएगा, अभी मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। अब देखिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज करिए ये एक कट सेक्शन है, ये नाक है, ये नेजल वेस्टिब्यूल हमने पढ़ा। ठीक है, अब ये क्या है आपका माउथ, ये आपकी हार्ड पैलेट आ गई, पीछे आपकी सॉफ्ट पैलेट आ गई। सॉफ्ट पैलेट की जो एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जो नेजल ओपनिंग को गार्ड करता है, जो नेजल ओपनिंग फेरिंग्स में खुलती है उसको गार्ड करता है ताकि उसमें कुछ खाना वाना ना चले जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, युवुला। क्या बोलते हैं हम उसको, युवुला। किसको प्रिवेंट करता है, ये नेजल पोर्स को। क्या काम है युवुला का, युवुला का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स द, इट प्रिवेंट्स us from the entry of food into the nasal cavity। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये जो नेजल कैविटी होती है इसके अंदर ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं हम निडेरियन मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मेल रिसेप्टर्स। ठीक है,
ठीक है, इतना समझ में आया। और ये जो पूरा जो पाथवे होता है ये लाइंड होता है किसके थ्रू, किस चीज से लाइंड होता है, ये लाइंड होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलम्नर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलियरी कॉलम्नर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और इस चीज को, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग जोन। कंडीशनिंग जोन बोलते हैं इस प्रोसेस, इस एरिया को कंडीशनिंग जोन क्यों बोलते हैं। सपोज करिए अगर मैं बात करूं कि आप कोटा में हैं, कोटा के अंदर एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या है, एक्सटर्नल टेम्परेचर समझिए आप क्या है 47 डिग्री, लेकिन आपको बॉडी टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये ही हीट की एयर पहुंचेगी यहाँ पे सरफेस पे तो यह करेगी, डैमेज करेगी, क्योंकि हमें कुछ भी चीज चाहिए तो हमें क्या चाहिए, वो बॉडी टेम्परेचर पे चाहिए। तो जो एयर होती है वो इस एरिया के थ्रू होके गुजरती है, जिससे कि क्या होता है यहाँ पे जो उसका टेम्परेचर होता है एयर का, उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाता है। ठीक है, आपको इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा इसी डायग्राम को अच्छे से बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से है। अब ये जो है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्या है, यूवुला। ये क्या है, ये नेजल पोर्स है। ये क्या है, ये कंडीशनिंग जोन है। ये क्या है, ये निडेरियन मेम्ब्रेन है। काय के लिए होती है, स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे। ये जो है नेजल कैविटी है। अब नेजल कैविटी के, जो नेजल कैविटी को कनेक्ट करती है फेरिंग से, नेजल पोर्स बोलते हैं उसको हम, वो किसके थ्रू गाइडेड होते हैं, वो सॉफ्ट पैलेट की एक प्रोट्रूजन होती है, इसको हम यूवुला बोलते हैं, उससे गाइडेड होते हैं, ताकि जब भी हम कोई पानी वानी पिए या फूड लें तो वो नेजल कैविटी के अंदर एंटर ना करे। ठीक है, तो और ये चीज है, ये है आपका ग्लॉटिस। इसको हम बोल सकते हैं ट्रैकिया। यहाँ ग्लॉटिस है, और इसके ऊपर जो है एक कवरिंग, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द एयर पैसेज। ठीक है, और ये जो पीछे है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम ईसोफेगस। जो ईसोफेगस है ये कहाँ खुलता है, ये ईसोफेगस खुलता है जाके स्टमक में। और ये जो ग्लॉटिस है, ये जो ट्रैकिया है, ये बाइफर्केट होता है T5 पॉइंट पे, और ये कहाँ जाके खुलता है, लंग्स में। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही थी। एनसीईआरटी कह रही थी वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, हमने पढ़ लिया, हमने देखे दो पेयर्स नॉस्ट्रल, एक पेयर नॉस्ट्रल था हमारे पास, दो छेद थे नाक के अंदर, ओपनिंग अबव द अपर लिप। ठीक है, इट लीड्स टू नेजल चैम्बर, हमने देख लिया, उसको हमने क्या बोला था वहां पे, नेजल वेस्टिब्यूल। द नेजल
चैम्बर ओपन्स इनटू नेजोफेरिंक्स। ये जो एरिया है इसकी बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? नेजोफेरिंक्स। फेरिंक्स का होता है, फेरिंक्स के तीन पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स वो जो ओरल कैविटी को फेरिंक्स से कनेक्ट करे, जो लैरिंग्स को कनेक्ट करे वो लैरिंगोफेरिंक्स, और जो नेजल कैविटी को करे कनेक्ट उसको बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? अब हम समझते हैं, आगे देखते हैं, आगे एनसीईआरटी क्या कह रही थी। एनसीईआरटी कह रही है विच इज अ पोर्शन ऑफ फेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स विच इज अ पोर्शन ऑफ फेरिंक्स, द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। बिल्कुल सही कह रही है एनसीईआरटी कि ये जो पैसेज था, कि ये जो स्ट्रक्चर है, कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये हमने बताया ट्रैकिया है, एयर पैसेज है, ये ईसोफेगस है ट्रैकिया के पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये जो फेरिंग्स पार्ट है, ये क्या है? ये कॉमन पाथवे है, क्योंकि हम फूड लेते हैं माउथ से। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं? रेस्पायर भी कर सकते हैं माउथ से। अगर हम माउथ से रेस्पायर नहीं करते, अगर हम नाक के थ्रू भी करते हैं, तो वो यहाँ आ गया नेजल पोर्ट्स के थ्रू, किसमें? फेरिंग्स के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं, जो फेरिंग्स है वो क्या है? वो है एक कॉमन पाथवे है, किसके लिए? एयर और फूड के लिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको? नेजोफेरिंक्स opens through glottis of the larynx region into the trachea। ये चीज मैंने बता दी आपको ऊपर डायग्राम में। Larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence is called sound box। ये कह रहा है कि larynx एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है जो किसमें हेल्प करता है? साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब ये लाइन यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए, ये लाइन मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं तब तक कि ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis। मैंने बताया आपको कि जो epiglottis होता है वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है कि फूड एयर पैसेज के अंदर एंट्री ना ले। ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू larynx। Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of thoracic 5 vertebra into a right and left primary bronchi। ये कह रहा है कि ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में। अब इसको जरा यही समझ लेते हैं कि ये सपोज करिए ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या हुई? डिवाइड हुई दो पार्ट में, और ये क्या है? लंग्स है। तो ये जो पॉइंट होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर वर्टिब्रास होती है। अगर हम आगे पढ़ेंगे लोकोमोशन में तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि सपोज करिए स्पाइनल कॉर्ड है पीछे, इसके सेगमेंट्स हैं, इसके अंदर क्या है? सेगमेंट्स क्या है? वर्टिब्रे। हमारे पास क्या होते हैं? C7, T12, L5, S4 और कॉकेक्स 1। ठीक है, सर्विकल 7, थोरेसिक्स 12, लंबर 5, सेक्रल 4, कॉकेक्स 1। ये क्या होती हैं? वर्टिब्रे के नंबर्स। तो वो क्या कह रहा है, जो थोरेसिक का फिफ्थ वर्टिब्रे है, सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गई यहाँ तक C7, T1, T2, T3, T4 और T5। जो T5 पॉइंट होता है, इस पे क्या होता है? इस पॉइंट पे जो ये होती है ट्रैकिया होती है, डिवाइड करती है किसके इसके अंदर? राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको ये एक इसको मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ डायग्राम से, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं अलग अलग कलर यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, सपोज करिए पहले
सपोज करिए कोई बंदा आप सामने से देख रहे हैं, ठीक है, ये पोस्टीरियर रीजन है जो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। और ये क्या है, ये क्या वर्टिब्रल कॉलम्स जो मैंने ये डिवाइड करी है, इसको आप समझ लीजिए C1 C2 C3 C4 5 6 7 और ऐसी T1 T2 T3 4 5। ये जो पॉइंट है T5, इस पॉइंट पे हमने क्या कहा था, डिवाइड करती है। अब जो मैं ब्लू पेन से स्ट्रक्चर बनाता हूँ ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियरली है बहुत, लेकिन हमने इसके रेफरेंस में बताया है कि क्या होता है, वो डिवाइड होती है। सपोज करिए ट्रैकिया है, एंटीरियरली आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के, और ये क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये स्पाइनल, ये जो ये है, ये ट्रैकिया है जो मैंने मार्क किया है, और जो पीछे ब्लैक कलर से बना रखा है वो पोस्टीरियरली है उसके, ठीक है। और ये जो पॉइंट है T5 वर्टिब्रा, इसको हम क्या बोलते हैं, करीना पॉइंट भी बोलते हैं इसको। इस पे क्या होता है, इस पे ट्रैकिया डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकस में, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई आपको। तो यहीं पे हम एक और चीज भी समझ लेते हैं, किसके बारे में, जो मैंने आपको स्टार लगवाया था, दैट लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। अब थोड़ा स्ट्रक्चर या थोड़ी एनाटॉमी हम लैरिंक्स वगैरह की भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पता नहीं इससे आपको मिलेगा नहीं मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि आप अगर कोई क्वेश्चन आया इससे तो आप वो मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा साउंड बॉक्स वगैरह के बारे में पढ़ा देता हूँ। सपोज करिए ये क्या है, ये आपके लिए मैंने बना दिया ट्रैकिया। अब ये क्या है, एंटीरियर व्यू है, वेंट्रल, ये डॉर्सल जिसको बोलते हैं हम, ये वेंट्रल व्यू है आपका, ठीक है। इसके ऊपर हमने पता था क्या है, एपिग्लॉटिस। अब ये जो है एंटीरियरली देख रहे हैं, तो हमें अगर कोई चीज पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट होगी तब भी वो हमें आगे से कंप्लीट ही दिखेगी। तो यहाँ पे जो सी शेप कार्टिलेज होता है जिसको हम थायराइड कार्टिलेज भी बोलते हैं, ये वो है। उसके नीचे हमको क्रिकॉइड रिंग्स मिल जाएंगी। जो क्रिकॉइड रिंग्स हैं ये रिंग शेप होती हैं, ये पूरा सर्कुलर होती है, ठीक है। ये क्या है, ये एपिग्लॉटिस। ये क्या है, थायराइड, सी शेप। और ये क्या है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, रिंग शेप। ये क्या था, एंटीरियरली देख रहे थे हम इसको, ठीक है। अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर व्यू की। पोस्टीरियर व्यू में क्या होता है, सेम चीज है, इसमें भी एपिग्लॉटिस दिखेगी आपको, लेकिन इसमें आपको ये पता है कि जो कार्टिलेज था, जो मैंने बताया था आपको थायराइड कार्टिलेज है, वो सी शेप होता है। अब सी शेप होता है तो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा पीछे से, लेकिन जो रिंग थी वो कंप्लीट है तो वो पीछे भी दिखेगी आपको, ठीक है। ये क्या है आपका, सेम एपिग्लॉटिस, ये थायराइड, और ये क्रिकॉइड, ठीक है। ये हो गया पोस्टीरियर व्यू। अब मैं आपको एक चीज स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ पूरा थायराइड का। सपोज करिए ये है, और ये पीछे से क्या है, इनकम्प्लीट। तो जब ये इनकम्प्लीट होता है, ये एक व्यू कौन सा है, ये हम इसको हम बोल सकते हैं अपर व्यू, हम ऊपर से देख रहे हैं।
सपोज करिए आप किसी घर की छत पे खड़े हैं और नीचे कोई बंदा खड़ा है, तो उसको आपको ऊपर से सर दिख रहा है, तो ये वही व्यू समझिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, समझिए ये जो है इसको बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं हम ट्रू वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड वो वोकल कॉर्ड होती है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है, लेकिन जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होती है वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती लेकिन मॉइस्चराइज करती है, ठीक है। और ये जो है इनको हम बोलते हैं आर्टेनॉइड कार्टिलेज, आर्टेनॉइड कार्टिलेज। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज आई एम रियली सॉरी, जल्दीबाजी में हो जाती है। और ये जो है ये आपका है थायराइड। समझने से मतलब रखिए, बाकी ज्ञान की बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आगे। Each bronchi undergoes repeated division to form secondary, tertiary, and bronchioles, ending up in a very thin terminal bronchioles. तो ये कह रहा है कि जो ब्रोंकाई है उसके डिवीजन होते रहते हैं। अब वो डिवीजन हो के वो क्या बनाती है, टर्शियरी ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, और वो क्या होता है लास्ट में क्या बना देती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई and initial bronchi are supported by incomplete cartilaginous rings. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं समझे तो हम बैठे ही हैं। तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। पहले देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाइज हैं, और जो इनिशियल ब्रोंकियाज है वो क्या होता है, वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स के सपोर्टेड होता है। अब देखिए ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग। अब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग क्या है कि आगे से कंप्लीट है, ये एंटीरियर व्यू हो गया। अगर इसको हम डॉर्सली देखें तो डॉर्सली क्या है, ये इनकम्प्लीट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज इनकम्प्लीट, पीछे से ये इनकम्प्लीट क्यों होती है, सी शेप क्यों होती है, ये पूरी गोल क्यों नहीं होती। सो गाइज इसका रीजन है, ये क्या है, ट्रैकिया है। मैंने आपको बताया था ट्रैकिया के पीछे क्या होता है, ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस को पोजीशनिंग प्रोवाइड करने के लिए या जगह देने के लिए ये जो रिंग्स होती हैं, ये रिंग्स क्या होती हैं, सी शेप। इसको क्या बोल सकते हो आप, इनकम्प्लीट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रही है। Each terminal bronchials gives rise to number of very thin, irregular, walled and vascularized bag-like structures known as alveoli. ये कह रहा है कि जो टर्मिनल ब्रोंकाइड्स हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल ब्रोंकाइड्स हैं, वो क्या बना, वो काय में करते हैं, वो क्या करते हैं, आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, एल्वेलाई बोलते हैं उसको, ठीक है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाइज, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाइज कंप्राइजेस द लंग्स, ठीक है। वी हैव टू लंग्स व्हिच आर covered by a double layer pleura with pleural fluid between them. It reduces friction on lung surface. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is contact with the lung surface. ठीक है, चलिए बहुत हुई ज्ञान की बातें, अब थोड़ा लंग सरफेस की बात करें। तो गाइज इसको समझिए, पहले डायग्राम समझिए एनसीईआरटी का। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, कुछ नहीं पता कब कौन सा डायग्राम उठ के आ जाए, तो उसको समझिए कि ये जो लंग्स हैं, ठीक है, इस लंग्स के अंदर क्या है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स है। तो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये दो टाइप की होती हैं, विसरल
विसरल प्लूरा और विसरल प्लूरा वो प्लूरा जो किसके पास है, ऑर्गन के पास है, और पैराइटल प्लूरा जो ऑर्गन से अवे है। तो ऑर्गन के पास कौन सी है, अंदर वाली, तो वो क्या है, विसरल। बाहर कौन सी है, पैराइटल। और इन दोनों लेयर के बीच में एक कैविटी है, इसको बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी। इस कैविटी के अंदर क्या होता है, इस कैविटी के अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड। उस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, वो फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है। ठीक है। अब ये फ्रिक्शन क्यों प्रिवेंट करता है, अब फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब फ्रिक्शन प्रिवेंट नहीं करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन प्रिवेंट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, कोलिजन, या फिर क्या बोल सकते हो आप, रप्चरिंग, रप्चरिंग हो जाएगी वॉल्स की। ठीक है, इसलिए प्लूरल फ्लूइड बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में, किसी डिसीज की कंडीशन में, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते अगर ये प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज हो जाए तो ये क्या कर देगा, इन्फ्लामेशन। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लूराइटिस, जिसमें क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमें पता है ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुई थी। यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोला था हमने, T5। अब इसके अंदर ये जो आया, ये प्राइमरी ब्रोंकस आया, ये किस किस में डिवाइड हुआ, सपोज करिए डिवाइड हुआ प्राइमरी के अंदर, फिर ये जाके डिवाइड हुआ सेकेंडरी के अंदर, ये टर्शरी के अंदर डिवाइड हुआ। जो टर्शरी वाला होता है वो एक इरेगुलर बैग्ड स्ट्रक्चर के अंदर खुला, उसको क्या बोला हमने, एल्वियोलाई। ठीक है। ये एपिग्लॉटिस हो गया, लैरिंग्स हो गया, ये ट्रैकिया हो गई। ये जो ट्रैकिया के अंदर रिंग्स हैं ये क्या होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि पोस्टीरियरली इनका भैया आता है, भैया ईसोफेगस। भाई को भी तो जगह देनी है घर में रहने की। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। और एक मस्कुलर टिश्यू होता है नीचे, मस्कुलर, जिसको आप ऑर्गन भी बोल सकते हैं, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम क्या करता है, डायाफ्राम क्या करता है, इट डिवाइड दी thoracic cavity एंड एब्डोमिनल कैविटी। इसके बहुत सारे फंक्शंस भी हैं डायफ्राम के। डायफ्राम का काम क्या होता है, ब्रीदिंग में रोल होता है, डेफिकेशन में रोल होता है, डिलीवरी के अंदर भी रोल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इतनी चीज आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। The part starting from the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part। मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है। कंडक्टिंग पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें क्या होती है, आपकी एयर का टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है। वेयर एज द एल्वोलाई एंड द डक्ट्स फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वोलाई, clears it from the foreign particles, humidifies, also brings the air to the body temperature। ये चीज पढ़ चुके हैं हम। Exchange part is at the site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and the atmospheric air। ठीक है। जो एक्सचेंज पार्ट होता है वो क्या करता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करा देता है, एक्सचेंज। अब द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक कैविटी भी बोल सकते हैं इस चीज को आप। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, लंग्स आर सिचुएटेड इन दी thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber। ठीक है। the thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column। मैंने बताया था वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपको सेगमेंट्स होते हैं, C7, T12, L5, S4, coccyx 1। ठीक है। वेंट्रली बाय द स्टर्नम, आगे क्या होता है, स्टर्नम होता है, उससे क्या होती है, रिब्स जुड़ी होती हैं। ठीक है। लेटरली बाय द रिब्स,
जो ये रिप्स होती हैं पूरी पीछे तक जाती हैं, तो लेटरली बाय द रिप्स। और नीचे मैंने बताया था आपको डायफ्राम होता है, तो लेटरली बाय द रिप्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब इसको भी मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे उसको भी। सपोज करिए ये बॉक्स है, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर सरफेस है, ये जो पोस्टीरियर सरफेस है क्या वर्टिब्रल कॉलम, जो बॉटम है ये क्या डायफ्राम, और ये जो लेटरल सरफेस है ये क्या रिप्स, और क्या बचा फ्रंटल। फ्रंटल क्या है, आपका स्टर्नम, ठीक है। और ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है इसमें भी आपको ऊपर मिल जाएंगे क्लेविकल, ठीक है, बाकी मसल। अब आगे बढ़ते हैं। The anatomical setup of the lungs in the thorax is such as change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity। तो ये कह रहा है कि जो एनाटॉमिकल सेटअप है लंग्स का थॉरेक्स के अंदर या थोरेसिक कैविटी के अंदर, वो इस तरीके से है कि अगर कोई भी चेंज होता है कि मतलब थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज होता है कि वॉल्यूम कम हो जाती है, तो वो क्या होगा कि वो लंग्स पे भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर एरिया कम होगा तो लंग्स उतनी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगी। अब लंग ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेगी तो उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी नहीं, या ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं आएगी तो क्या होगा, एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगी और जो गैसेस होंगी वो भी कम एक्सचेंज होंगी, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, ब्रीदिंग और द pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in। ये कह रहा है ब्रीदिंग जिस प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लिया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वुलर एयर होती है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। सेकेंड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन, जो एल्वुलाइज के अंदर डिफ्यूजन होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में एक्सचेंज होता है। अब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है थर्ड स्टेप में बाय द ब्लड, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के ट्रांसपोर्ट होती है अलग अलग ऑर्गन्स के पास। फोर्थ क्या होता है, ये जो ब्लड होता है ब्लड के साथ कोई भी ऑर्गन या टिश्यू होता है उसके साथ एक्सचेंज होता है। फिफ्थ में क्या होता है, फिफ्थ में होता है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कह रहा है यह पढ़ेंगे हम जाके कहाँ पे, चैप्टर नंबर 14 में। लेकिन मैंने आपको ये प्रोसेस ऊपर समझा दिया था चैप्टर की स्टार्टिंग में, ये स्टेप कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब इसको देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या कह रही है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, ठीक है। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड एक्सपिरेशन बाय विच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। इन लाइन में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि इंस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू फ्रेश एयर अंदर ली जाए, एक्सपिरेशन है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एयर होती है या टॉक्सिक गैस होती है, हार्मफुल गैस होती है, या जो आपके लिए प्रोडक्ट बनता है जो यूजफुल नहीं होता बॉडी के लिए, उसको रिलीज करना है बाहर। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ये भी चीज मैंने आपको पहले बता दी कि लंग्स और जो एटमॉस्फेयर होता है, सपोज करिए लंग्स है,
लंग्स, और ये क्या है, इन्वायरमेंट। अब यहाँ से मैंने बताया था कि ये ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। अब जब डिफ्यूजन प्रोसेस है वो, तो उसके डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे कोई चीज जाना। अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे कोई चीज जाएगी, तो उस प्रोसेस को बोल दिया हमने डिफ्यूजन। तो क्या कह सकते हैं, बाहर प्रेशर क्या है, ज्यादा, अंदर क्या है, कम। ठीक है, तो इसने कह रहा है कि ये सारा खेल होता है प्रेशर का, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है इसका सारा खेल क्या है, प्रेशर का। तो ये कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। बहुत सही। इंस्पिरेशन can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure, that is there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure। मैंने बता दिया आपको कि बाहर क्या होगा ज्यादा, अंदर क्या होगा कम, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस ही वही है। Similarly, expiration takes place when intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। अब ये कह रहा है कि ये तो बात करी थी हमने इंस्पिरेशन की, लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर उल्टा होना चाहिए। एक्सप्रेशन के अंदर क्या होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फेंकना है हमको। इंस्पिरेशन के अंदर क्या था, हाई कहाँ पे था, एनवायरमेंट में, और लो कहाँ पे था, बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर। लेकिन यहाँ क्या हो गया, एक्सप्रेशन केस में उल्टा, एक्सप्रेशन के केस में क्या होना चाहिए, हाई कहाँ होना चाहिए, लंग्स के अंदर, और लो कहाँ होना चाहिए, एनवायरमेंट के अंदर। तो जो भी प्रोसेस होता है ये करवाती है आपकी मसल्स, आपकी मूवमेंट ऑफ चेस्ट, ठीक है, ठीक है, आपका डायाफ्राम, ये सब उसमें हेल्प करता है प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में। द डायाफ्राम एंड a specialized set of muscles, external and internal intercostal muscle between the ribs helps in generation of such gradients। वही चीज जो मैंने अभी आपको बोली। अब आप पहले ये समझ लीजिए इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ होती हैं। सपोज करिए ये है स्टर्नम, यहाँ से क्या है, रिब्स निकली हैं। अब ये दो रिब्स हैं, इन दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं इसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। ये क्या है, इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। और नीचे आपको पता है क्या होता है, डायाफ्राम। Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of the thoracic chamber in the anterior posterior axis। जब भी हम इंस्पायर करते हैं, ठीक है, जब भी हम इंस्पायर करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा चेस्ट होता है, क्या होता है, जो हमारा चेस्ट होता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ जाता है। अभी खुद देखिए, चेस्ट पे हाथ रखिए और इनहेल करिए, इंस्पिरेट किए, तो आप देखेंगे कि आपका जो चेस्ट है आगे और ऊपर की तरफ जाता है। तो वही चीज एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है कि इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, आगे और ऊपर की तरफ। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट्स द रिब्स। जो मैंने बताया कि ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये क्या करती हैं, रिब्स को लिफ्ट करती हैं। कौन सी, एक्सटर्नल। इसके अंदर भी दो मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। उसमें क्या होता है, इंसर्शन और ओरिजिन का डिफरेंस होता है। एक क्या होती है, एक पहली रिब के पोस्टीरियर सरफेस से लेके जो लोअर रिब होती है उसके एंटीरियर सरफेस पे जाती है। दूसरी क्या करती है, दूसरी उसकी एंटीरियर नीचे, ऊपर वाली की एंटीरियर से लेकर नीचे वाले की पोस्टीरियर सरफेस पे जाती है, ठीक है। ये चीज हो गई। causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। अब ये कह रहा है कि जब ये जो रिब्स होती हैं, जब हम एक्सेल करते हैं, हमने एक्सेल करा तो थोरेसिक कैविटी कहाँ जाती है, अंदर और नीचे। तो वही चीज इसने बोली। अब ये डायग्राम के थ्रू देख लीजिए आप, एयर अंदर जा रही है। अब जब एयर अंदर जा रही है तो क्या हो रहा है, डायफ्राम नीचे की तरफ गया, डायफ्राम हुआ कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम बढ़ी। अब वॉल्यूम बढ़ी तो स्टर्नम कहाँ गया, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। वहीं जब हमने एक्सेल किया
तो कहाँ गया है, अंदर की तरफ और नीचे की तरफ, और डायफ्राम क्या होता है रिलैक्स, ठीक है, और एयर कहाँ गई, बाहर। The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume, ठीक है। An increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than atmospheric pressure, which forces the air from outside to move inside the lungs। ये भी चीज मैंने आपको बता दी थी पहले की, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एयर जाती है। Relaxation of diaphragm and the intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduces the thoracic volume and thereby pulmonary volume। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। वो कह रहा है कि जो एब्डोमेन होता है, हम जैसे कई बार क्या होता है, हमें बहुत तेज तेज सांस लेनी है, हमें बहुत तेज तेज सांस लेनी होती है, तो हम, अगर हमें मतलब बहुत फोर्सफुली एक्सहेल करना है, अगर हम बहुत तेज सांस छोड़नी है, तो हम हमें एब्डोमिनल मसल्स भी यूज करते हैं। अपने पेट पे हाथ रखिए और एकदम जोर से सांस छोड़िए, तो देखेंगे आप कि जो आपकी मसल्स हैं पेट की, वो भी इन्वॉल्व हो रही है ब्रीदिंग के अंदर। तो क्या कह रहा है, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स अबाउट 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट। तो जो ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो होती है 12 से 16 बार 1 मिनट के अंदर, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीट्री, स्पायरोमीटर स्पायरोमीटर which helps in clinical assessment of pulmonary functional capacity। तो ये स्पायरोमीटर होता है, स्पायरोमीटर एक टेक्निक के थ्रू होता है। स्पायरोमीटर क्या कराता है, स्पायरोमेट्री कराता है। स्पायरोमेट्री क्या होता है, लंग वॉल्यूम टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटीज, जो लंग की कैपेसिटीज होती हैं उसको पढ़ते हैं फ्यूचर में।